चैप्टर के अंदर हम लोगों ने किस तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पे बात की है? मेनली हम लोगों ने बात की है अरिथमेटिक सर्किट्स की, और उन अरिथमेटिक सर्किट्स में हमने ज्यादा फोकस किया है एडर और सब्ट्रैक्टर पे। एडर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के एडर देखे हैं। सबसे पहले हमने बात की हाफ एडर की, जो कि 2 बिट को ऐड कर सकता था। डिसएडवांटेज क्या होता है कि पिछली स्टेज से आने वाली कैरी को कंसीडर नहीं करता है। फिर हमने बात की फुल एडर की, जो कि 3 बिट को ऐड करता है, तो पीछे से आने वाली वो कैरी को भी कंसीडर करता है। इसी तरह से 2 तरह के सब्ट्रैक्टर हमने पढ़े, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। और सब्ट्रैक्टर के अंदर हमने ये देखा कि जो डिफरेंस आता है वो सम के बराबर आता है, लेकिन जो बोरो आती है उसको कैरी से कैसे बना सकते हो कि कैरी वाले एक्सप्रेशन में अगर मिन्यूएंड का बार ले लिया जाए तो क्या बन जाता है? बोरो। तो कैरी और बोरो में क्या फर्क होता है? एक कॉम्प्लीमेंट का फर्क होता है। कॉम्प्लीमेंट किसका लेना पड़ता है? मिन्यूएंड का, ना कि सब्ट्रेहेंड। मिन्यूएंड कौन सा टर्म होता है? a - b में मिन्यूएंड क्या है? a। तो a का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसके बाद हमने देखा अगर मल्टीपल बिट्स को एक साथ ऐड करना हो तो 2 तरीके हमने देखे। पहला हमने देखा पैरेलल बाइनरी एडर। पैरेलल बाइनरी एडर में हमने क्या किया? अलग अलग फुल एडर को कास्केड कर दिया, तो जितनी बिट्स होंगी उतने ही फुल एडर की हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर हमने बहुत अच्छे फॉर्म में देखा कि किस तरह से प्रोपगेशन डिले को निकाला जाता है। मैंने अलग अलग एग्जांपल लेकर के आपको बताया प्रोपगेशन डिले कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे कैरी प्रोपगेटेड की बात होगी, कैसे कैरी जनरेटेड की बात होगी। फिर हमने ये बोला यहाँ नंबर ऑफ बिट्स बढ़ने से हार्डवेयर बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए हम लोग अगले एडर पे गए जिसे हमने बोला लुक अहेड कैरी एडर। उसके अंदर हमने ये देखा कि जो नेक्स्ट स्टेज की कैरी है वो पिछली स्टेज से इंडिपेंडेंट कर दी जाती है, और वो कैसे किया जाता है कि उसके अंदर हार्डवेयर बढ़ा करके हम लोग क्या करते हैं? उसको फास्ट कर देते हैं। ठीक है। पैरेलल बाइनरी एडर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसके अंदर ये था कि प्रोपगेशन डिले ऐड अप होता चला जाता है और ओवरऑल प्रोपगेशन डिले नंबर ऑफ बिट्स के साथ बढ़ता है। वहीं कैरी लुक अहेड एडर में हमने देखा प्रोपगेशन डिले सेम रहता है चाहे हम लोग कितने भी नंबर ऑफ बिट्स का यूज करें। ये बात क्लियर हुई? तो अब हम आगे क्या करेंगे? इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ मिसलेनियस सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो कोई कैटेगरी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस कैटेगरी में 10 सर्किट आते हैं, 5 सर्किट आते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल सर्किट्स की कुछ बातें करेंगे और ये देखेंगे उन सर्किट्स की डिजाइनिंग कैसे की जाती है। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले सर्किट के बारे में बात करता हूं। पहला सर्किट मैं ले रहा हूं बाइनरी मल्टीप्लायर। ठीक है। बाइनरी मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहा हूं, यानी जो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के काम में आता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2 बिट मल्टीप्लायर की। 2 बिट मल्टीप्लायर की जब मैं बात करूंगा तो इसके अंदर जैसे मैंने पहला नंबर लिया a ले लिया a1 a0 और b ले लिया b1 b0। अब देखो सबसे पहले मैं एक डेसिमल मल्टीप्लिकेशन शो करता हूं, फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। पहले ये देखते हैं कि अभी तक तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करते कैसे आए हो। जैसे मान लो 57 into 23 अगर करते, क्या करते? पहले लेते 3 7 21, 2 कैरी हो जाता। 3 into 5 15 plus 2 17, फिर 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11। ये आ गया 1 11, तो यहाँ 1 कैरी हो गया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1। यानी जो लास्ट वाली डिजिट होती है पहले उसको सभी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद अगली डिजिट को सभी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या ले लेते हैं? सबका सम ले लिया जाता है। उससे क्या बनता है? हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे? पहले लास्ट बिट को मल्टीप्लाई करोगे, आएगा b0 a0, फिर b0 a1, फिर यहां क्रॉस लगाओगे b1 a0 और फिर b1 a1। अब जब सम करोगे तो ये क्या आया? b0 a0 आ गया, फिर ये इन दोनों का सम आ जाएगा b0 a1 प्लस b1 a0 और फिर ये तीसरा एज इट इज आ जाएगा b1
A। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई करना है दो बिट्स को, इसका मतलब है हमें क्या करना है, इसका एंड करना है। अब देखो कैसे बनाओगे, पहले मैं दो बिट लूंगा, अगर इसको डिजाइन कर रहा हूं A0 B0, इसका एंड कर लेंगे, इसका एंड करके हमें सम का LSB मिल गया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का LSB मिल गया, मैंने बोल दिया M0। अब क्या करोगे, अगली बार दो इनपुट लोगे, एक इनपुट होगा B1 A0, इन दोनों का एंड, दूसरा होगा A1 B0, इन दोनों का एंड। अब ये दोनों इनपुट किसके अंदर लगाओगे, जब दो ही बिट ऐड कर रहे हो तो क्या यूज कर सकते हो, हाफ एडर यूज कर सकते हो। अगर तीन बिट यूज करते तो क्या यूज कर लेते, एक फुल एडर। तो यहां से जो सम आएगा वो मल्टीप्लिकेशन की अगली बिट हो गई M1, और जो कैरी आती है, यहां से जो कैरी बनेगी वो अगले में ऐड होगी, तो कैरी को अगले एडर में या अगले एडिशन में यूज करना पड़ेगा। तो देखो कैरी को मैं अगले एडिशन में यूज कर रहा हूं, अगर ये दो इनपुट इस तरह से हैं A B, तो ये A हो गया, और B इनपुट क्या होगा इसका, B1 A1, तो ये हुआ B1 और ये हुआ A1। तो यहां से जो सम आएगा वो अगली बिट हो जाएगी M2, और अगर कोई कैरी जनरेट हुई तो वो अगली बिट हो जाएगी M3। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट, और इसको मैं ऐसे एनक्लोज कर दूंगा, ये क्या हो गया, हमारा बॉक्स के अंदर वाला सर्किट हो गया मल्टीप्लायर। ये बात क्लियर हुई, किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग जनरली परफॉर्म करते हैं उसी प्रिंसिपल पे मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, और जो ऑपरेशंस इसके अंदर हो रहे हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है सर्किट एलिमेंट्स की मदद से। डिजिटल सर्किट के एलिमेंट्स कौन से ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एंड गेट ले रहा हूं, और साथ ही साथ हाफ एडर की बात कर रहा हूं। अब देखो ऐसा तो कभी जरूरी नहीं होता ना जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि दोनों नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो, भाई ऐसा तो कभी नहीं होता। मैं क्या ये नहीं कर सकता 357 इंटू 19, बिल्कुल कर सकते हो। 357 इंटू 19 जब कर रहे हो तो 357 में कितनी डिजिट है, 3, और 19 में कितनी डिजिट है, 2। यानी ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ बिट्स दोनों नंबर में सेम ना हो। तो इसी हिसाब से हम लोग अगला एग्जांपल अपना लेते हैं। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि मेरे पास दो नंबर हैं, एक 3 बिट का नंबर है और एक 2 बिट का नंबर। तो इनके मल्टीप्लिकेशन से कितने बिट जनरेट होंगी, हमेशा 6 बिट्स, 2 into 3। जैसे पहले 2 बिट्स के नंबर थे, कितने बिट जनरेट हो रही थी, 4 बिट। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली कैरी दो हाफ एडर के सम और पहला एंड गेट। अगर पिछला सर्किट रिवाइंड करके देखोगे उसमें हमारे आउटपुट में 4 बिट आ रहे थे M0 से लेके M3 तक। अब देखो यहां क्या करोगे, एक नंबर ले लो A, ये 3 बिट का ले लो, A2 A1 A0। दूसरा नंबर ले लो B, ये 2 बिट का ले लो, B1 B0। अब करो जरा मल्टीप्लाई, पहले B0 को सब में करोगे, B0 A0, B0 A1, B0 A2। अब क्या करोगे, B1 को करोगे, B1 A0, B1 A1 और B1 A2। अब देखो ये तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, फिर इन दोनों का सम आएगा। अगर दो नंबर्स का सम ले रहे हो तो इसमें कैरी भी जनरेट हो सकती है, तो कैरी यहां जनरेट हो जाएगी, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, सम, और यहां से भी कैरी जा सकती है इधर। ठीक है, ये बात क्लियर है।
जब दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूं तो वहां पे सम और कैरी दोनों आएंगे, कैरी अगले स्टेज पे कैरी हो जाएगी, वहां फिर सम करोगे और उससे बनने वाली कैरी उससे नेक्स्ट स्टेज पे। और जब यहाँ दो नंबर ऐड होंगे, इधर से आने वाली कैरी और ये, तो ये जब दो नंबर ऐड होंगे, सपोज दोनों 1-1 हो गए, अगर दोनों 1-1 हो गए तो सम क्या आएगा 0, और यहां से भी क्या बनेगी कैरी। तो यहाँ पे कितने बिट हो गए देखो, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक आ जाएगा फिफ्थ, ठीक है, फाइनल जो कैरी। तो यहाँ पे कितने रिजल्ट आएगा 5 आएगा, 3 + 2 कह सकते हो। जब 3 बिट और 2 बिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट में कितने बिट आएंगे 5 बिट आएंगे। अब इसका सर्किट अगर बनाने बोलूं, देखो पहली बिट तो डायरेक्टली आती है हमेशा, कैसे आती है, एक बिट है A0, दूसरी बिट है B0, इन दोनों बिट का क्या ले लेना है एंड, ये पहली बिट आ गई। अगली बिट में क्या करना है कि हमें हाफ एडर का यूज करना है, क्योंकि दो ही नंबर ऐड कर रहे हो ना, हाफ एडर और फुल एडर दोनों लगा सकते हो, बट हाफ एडर बेटर है, हार्डवेयर कम यूज होता है। तो पहला जो इनपुट आएगा इसमें वो किस किस का एंड आएगा, B0 और A1 का, और दूसरा इनपुट जो है वो भी एंड ही है। अब वो किस किस का एंड है, B1 और A0 का। यहां से एक सम वाली बिट निकली, वो आगे चली गई, जो कैरी निकलेगी वो अगली स्टेज में ऐड की जाएगी। तो अगली स्टेज डेफिनेटली क्या होगी हमारी, फुल एडर होगी। यहां हाफ एडर से काम नहीं चल सकता, क्योंकि देखो यहां दो तो इनपुट ही है और एक पीछे से आने वाली कैरी है। तो पहला इनपुट क्या होगा इसमें, पहला इनपुट एक काम करता हूं, एज इट इज कैरी भेज देता हूं, पीछे से आने वाली कैरी ये कनेक्ट होगी। दूसरा इनपुट क्या होगा इसमें, B0 A2, तो ये हुआ B0 और ये हो गया A2, और तीसरा क्या होगा B1 A1, यहां से निकला एक सम, वो तो आगे चला गया आउटपुट में, और यहां से निकलने वाली कैरी आगे ऐड होगी। लेकिन अब देखो यहाँ एक ही नंबर है और एक पीछे से कैरी आ रही है, तो कितने नंबर ऐड कर रहे हो, दो को ऐड करने के लिए किसका यूज कर सकते हो, हाफ एडर। चाहो तो फुल एडर तो लगा ही सकते हो, उसका तीसरा इनपुट 0 कर देना, बट बेटर क्या है कि हाफ एडर लगाएं, क्योंकि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और इसके अंदर दूसरा इनपुट क्या आएगा, एक तो पिछली स्टेज की कैरी और दूसरा आएगा B1 A2। तो यहां से निकलने वाला सम भी गया आगे और यहां से निकलने वाली कैरी भी आउटपुट में जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन का LSB, ये अगली बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो कितने बिट्स आ गए आउटपुट में, 5 बिट आ गए। तो 2 और 3 बिट के नंबर को ऐड करने के लिए कितने बिट्स का यूज हुआ, 5 बिट का। अब वो कितने एंड गेट लगे, 3 और 3 6। तो नंबर ऑफ एंड गेट कैसे डिसाइड होते हैं, अगर मैं कभी भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि नंबर ऑफ एंड गेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बिट्स इन ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स इन बी। देखो ऐसा मैंने कैसे डिसाइड किया, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी हर डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो जब ऊपर 3 डिजिट है और नीचे 2 डिजिट है तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 3 × 2 6, और हर कॉम्बिनेशन के लिए क्या लग रहा है, एंड गेट। और फुल एडर कितने लग रहे हैं, या नंबर ऑफ एडर कह दो जनरली। एडर जब 3 बिट × 2 बिट किया तो कितने एडर्स का यूज हुआ, 3 एडर का यूज हुआ। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ एडर यहां पे कितने यूज हुए, 3 फॉर 3 बिट × 2 बिट। तो इसको ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ बिट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बिट्स ऑफ बी -2 क्यों, क्योंकि देखो लास्ट वाली बिट जो है कैरी से आ जाती है, पहली बिट एंड गेट से आती है।
तो कितनी बिट्स आनी थी? 5 आनी थी, 3 प्लस 2, उसमें से एक बिट डायरेक्ट आ गई, एक बिट कैरी से आ गई, तो कितनी बिट ऐड करके निकालनी पड़ेगी? 5 में से 2 हटा लो 3, तो मैंने यही तो बोला, ए की बिट्स प्लस बी की बिट्स माइनस 2। दो कौन कौन सी? एलएसबी एंड गेट से आती है, एमएसबी सीधा कैरी से आती है। तो एडर कितने लगते हैं? नंबर ऑफ बिट्स माइनस एलएसबी माइनस एमएसबी, या नंबर ऑफ बिट्स माइनस 2, एक एलएसबी हटा दो और एक एमएसबी। ठीक है, तो ये सर्किट होता है मल्टीप्लायर का। ये बात क्लियर है? लेकिन मल्टीप्लायर जनरली क्या होता है ना, अलग से कम ही बिल्ड किया जाता है। मल्टीप्लायर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोवाइडेड रहती है। तो जब हम लोग बात करते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स की, यानी ऐसे प्रोसेसर जो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करें, वहां उनके अंदर एक मल्टीप्लायर इंप्लीमेंटेड होता है, और उस मल्टीप्लायर का एल्गोरिथम डिफरेंट होता है, उसे बोलते हैं बूथ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अगर कभी प्रोजेक्ट करते हो डिजिटल के ऊपर तो बूथ मल्टीप्लायर काफी फेमस टॉपिक है। अगर बीटेक प्रोजेक्ट किया जाए तो बूथ मल्टीप्लायर इज जनरली प्रेजेंट इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर एंड इट इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई टू सिग्नल्स। ठीक है, तो मल्टीप्लायर एज अ डिस्क्रीट सर्किट थोड़ा कम यूज होता है, ज्यादातर प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होता है। तो ये हो गया हमारा एक मिसलेनियस सर्किट। मैंने बोला था इसके अंदर कुछ ऐसे सर्किट्स की बात करूंगा जो इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं। अब अगले सर्किट पे आते हैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं, वो है हमारा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अब देखो, कंपैरेटर एक ऐसा सर्किट है जो एनालॉग में भी पढ़ा जाता है ओप एम्प के अंदर। हम ये बोलते हैं ओप एम्प को जब ओपन लूप में रखा जाता है तो वो एक कंपैरेटर का काम करता है, दो सिग्नल्स को कंपेयर करता है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल वाला सिग्नल ज्यादा होता है तो आउटपुट आता है Vsat, नेगेटिव वाला ज्यादा होता है तो आउटपुट आता है माइनस Vsat। वो दो सिग्नल को कंपेयर करता है। ठीक है, अगर एनालॉग नहीं पढ़ा है तो इस बात को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। अगर पढ़ लिया है तो मेरी बात आपको क्लियर समझ आ रही होगी मैं कौन से सर्किट की बात कर रहा हूं और किस आउटपुट की बात कर रहा हूं। तो देखो, ओप एम्प के अंदर हम ऐसा बोल देते हैं, कंपैरेटर का सर्किट कुछ भी नहीं होता, बस इतना होता है। ये ओप एम्प है, V0, V1, V2, यहां दो सप्लाई वोल्टेज होती है, Vsat और एक होती है माइनस Vsat। तो एनालॉग में कंपैरेटर में सिर्फ इतना कहा जाता है कि अगर V1 V2 से बड़ा हुआ तो V0 आएगा पॉजिटिव, और V2 अगर V1 से बड़ा हुआ तो V0 आएगा माइनस Vsat। सिंपल। ठीक है, लेकिन जब हम डिजिटल में कंपैरेटर की बात कर रहे हैं तो मुझे कंपैरिजन किसका करना है? मुझे कंपैरिजन करना है डिजिटल नंबर्स का, या ये कह दो बाइनरी नंबर्स का। और कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है? उनके मैग्नीट्यूड का। इसका मतलब मैं यहां ये मान के चल रहा हूं कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, या ये कह दो उसके साइन को कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो नॉर्मल बाइनरी फॉर्म में नंबर है, ना ही तो टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, ना ही वंस कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ क्या मानेंगे कि सभी नंबर बाइनरी नंबर हैं और डायरेक्टली उनका मुझे कंपैरिजन परफॉर्म करना है। अब देखो कैसे कंपैरेटर बनाया जाता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, वन बिट कंपैरेटर की बात करते हैं। ठीक है, पहले कंपैरेटर की डेफिनेशन लिख लेना। दिस सर्किट इज यूज्ड to compare two binary numbers but only their magnitude is considered but not sign। अब देखो कंपैरेटर के अंदर जब दो नंबर डाले जाते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए कितने इनपुट लेने पड़ेंगे? दो तो लोगे ही। इसके अंदर आउटपुट की पॉसिबिलिटी 3 बनती है। देखो कैसे 3 बनती है।
एक केस होता है a लेस देन b, एक होता है a इक्वल टू b, तीसरा होता है a ग्रेटर देन b। तो इसके अंदर हम तीन आउटपुट की बात कर लेते हैं, इसको मैं बोल दूंगा L E G। L माने लेस देन, E माने इक्वल टू, G माने ग्रेटर देन। इस तरह तीन आउटपुट आ जाएंगे। अब देखो जब वन बिट कंपैरेटर की बात हो रही है तो उसका सर्किट या ब्लॉक डायग्राम कैसे दिखाओगे, ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, कि ये वन बिट कंपैरेटर है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर दो इनपुट है A B और इसके अंदर तीन आउटपुट है L E G। अब मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने के लिए क्या मेथड बताया था कि सबसे पहले इनपुट और आउटपुट आइडेंटिफाई कर लो। हो गया इनपुट और आउटपुट आइडेंटिफाई। अगला काम क्या था कि सर्किट की फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसकी ट्रुथ टेबल बना दो। तो A B और आउटपुट है यहां पे तीन L E G। दो बिट नंबर्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार। अब देखो पहले दोनों 0 0 है तो इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल। तो ना ही तो लेस देन है बट क्या है, इक्वल है। ये बात समझ आई। तो जो केस ट्रू हो रहा है a इक्वल टू b है ना, तो ट्रू कौन हुआ, इक्वल वाला केस। तो ट्रू में क्या लिख दिया 1, तो लेस देन और ग्रेटर देन हो गए फॉल्स, तो वहां क्या लिखा 0। अब 0 1 यहां a b के बराबर है, छोटा है या बड़ा है, 0 1 में a 0 है b 1 है, तो a b से छोटा है, तो लेस देन वाला हो गया 1, इक्वल टू और ग्रेटर देन हो गए 0। 1 0 a बड़ा है या b, a बड़ा आ रहा है, a बड़ा आ रहा है तो ग्रेटर देन पे क्या लिख दोगे 1, बाकी दोनों में 0। 1 1 क्या हो गए दोनों इक्वल, तो इक्वल वाले को 1 करोगे, बाकी दोनों आउटपुट हो गए फॉल्स। ये बन गई ट्रुथ टेबल। अब ई वाले आउटपुट को देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ई वाला जो आउटपुट है उसमें कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है। मिन टर्म के लिए यहां डेसिमल वैल्यू और लिख लो, 0 1 2 3। तो ई वाले में कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है, एक तो 0 वाली आ रही है और एक 3 वाली आ रही है। एल वाले में कौन सी मिन टर्म आ रही है, सिर्फ 1 वाली आ रही है, और जी वाले में सिर्फ 2 वाली आ रही है। अब इक्वल टू वाला साइन या इक्वल टू वाला आउटपुट 1 कब है, जब दोनों बराबर है। कौन सा ऐसा गेट है जो इक्वालिटी डिटेक्टर का काम करता है, तो वो गेट है हमारा एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट इक्वालिटी डिटेक्टर होता है, तो इसका आउटपुट हो गया ए एक्स नॉर बी। मिनटर्म 1 को कैसे लिखोगे, मैंने क्या बताया था, मिनटर्म लिखते हुए 0 को 1 बनाते हैं और 1 रहता है एज इट इज, तो ये हो गया a बार b। मिनटर्म 2 को कैसे लिखोगे, 0 को 1 बनाओगे, 1 रहेगा एज इट इज a b बार, ठीक है। तो ये सब आउटपुट आ गए। अब जब ये सब आउटपुट आ गए, के मैप की जरूरत तो नहीं पड़ी, वैसे मैंने बोला था 2 बिट में के मैप मत बनाना, कम से कम 3 बिट हो तभी के मैप बनाने में फायदा है। अब जब हमारे पास सभी आउटपुट आ गए तो मैं सर्किट बना लेता हूं। देखो a है, सबसे पहले लेस देन वाला बनाना है ना, लेस देन में a बार b आना चाहिए, ये आ गया, ये हो गया भाई लेस देन। दूसरा है इक्वल टू, इक्वल टू में a x नॉर b, तो ये इक्वल हो गया, इसमें a चला जाएगा और b चला जाएगा। तीसरा है a b बार ग्रेटर में, तो इसके अंदर ये a आ गया और b कैसे आएगा, इनवर्ट हो, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन। तो अब इसके अंदर क्या होगा, देखो ये हो गया ब्लैक बॉक्स के अंदर का सर्किट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 1 बिट कंपैरेटर।
अब ये क्लियर है कंपैरिजन कैसे हो रहा है। तो कंपैरिजन में हमेशा तीन पॉसिबिलिटी बनती है, या तो लेस देन या ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग तीन आउटपुट्स का यूज करते हैं, जी ई एल या एल ई जी, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई कि 1 बिट कंपैरेटर है, यानी दोनों नंबर कितने कितने बिट्स के थे, एक एक बिट के थे। अब ऐसे ही नेक्स्ट मैं बात करता हूं 2 बिट कंपैरेटर की, ठीक है, 2 बिट कंपैरेटर की बात करते हैं। इनपुट देखो अभी भी दो ही रहेंगे, ए और बी, बट ए एक 2 बिट नंबर हो जाएगा और बी भी 2 बिट नंबर हो जाएगा। अब दोनों में जब दो दो बिट हैं तो टोटल कितनी बिट हो गई, 4। 4 बिट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं। तो लिखो भाई, डेसिमल वैल्यू, ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। तो मैंने सर्किट का ब्लॉक डायग्राम नहीं बदला है, बस मैंने क्या बोला है, इस बार नंबर एक एक बिट के ना होके दो दो बिट के, A1 A0 B1 B0, इधर हो गया L E G। अब 4 बिट के 16 कॉम्बिनेशन होंगे। पहला होगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, फिर 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1, ठीक है। अब डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएंगी भाई, 16 कॉम्बिनेशन की 0 से लेके 15, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गई। अब आते हैं आउटपुट्स पे, ठीक है। आउटपुट की बात कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब देखो दो दो का कॉम्बिनेशन ही लेना, 0 0 और 0 0 बराबर हैं, तो 0 1 0, कौन सा 1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इक्वल वाला। अगले पे आओ, ये 0 0 है, बी है 1 0 1, कौन बड़ा, बी बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया, ये कह दो ए छोटा हो गया। अगला 0 0 1 0, अब कौन बड़ा है, बी बड़ा है, बी बड़ा है अभी भी, तो लेस देन का ही साइन चलेगा। 0 0 1 1, ये है 0, ये है 3, कौन बड़ा, बी, तो अभी भी लेस देन चलेगा। अब अगले पे आ जाओ, 0 1 0 0, ए है 1, बी है 0, कौन बड़ा, ए। 0 1 0 1 दोनों बराबर, 0 1 1 0, ये 1 है, ये 2 है, डेसिमल में अगर कन्वर्ट करो ये 1 है, ये 2 है, तो कौन बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा या 1 छोटा होगा। 0 1 1 1, ये 1 है, ये 3 है, तो a छोटा हो गया। 1 0 0 0 2 और ये 0, 2 और 0 में कौन बड़ा, 2 बड़ा। 1 0 0 1 यानी 2 और 1 कौन बड़ा, 2 बड़ा। 1 0 1 0 2 2 दोनों इक्वल। 1 0 1 1, ये 2 ये 3, तो 2 छोटा। 1 1 0 0 3 0, तो 3 बड़ा। 1 1 0 1, 3 और 1 कौन बड़ा, 3। 1 1 1 0, 3 और 2 कौन बड़ा, 3। 1 1 1 1 दोनों बराबर, तो इक्वल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ट्रुथ टेबल। अब इनको एज अ सम ऑफ मिनटर्म्स लिखा जा सकता है। देखो अगर एज अ सम ऑफ मिनटर्म लिखते हो तो लेस देन में कौन कौन सी मिनटर्म आ रही है, सिग्मा एम
1 2 3, फिर कौन सी आई 6, फिर 7, ठीक है, फिर कौन सी आई 1 0 1 1 यानी 11, फिर कौन सी आ रही है, बस 11 तक आ रही है, ये हो गई। इक्वल टू में एक तो 0 आ रही है, ठीक है, और कौन सी आ रही है इक्वल टू में 5 आ रही है, और कौन सी आ रही है इक्वल टू में 10 आ रही है, और कौन सी आ रही है 15 आ रही है। ग्रेटर देन, बची हुई सारी ग्रेटर देन में ही आएंगी। तो देखो कौन सी आई, पहले 4 आई, फिर आई 8 और 9, फिर कौन सी आई, फिर आई 12 13 14, ये आ गई। अब इसके बाद देखो क्या होगा कि कितने कितने मिन टर्म्स आ रही हैं। इस वाले के अंदर 6 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, इसके अंदर 4 आ रहे हैं, और इसके अंदर फिर से 6 आ रहे हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके अंदर हमें फिगर आउट करना है इनका एक्सप्रेशन, कि इनका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखो एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं ये चीज समझो। चाहे तो यहाँ के मैप बना लो, 4 वेरिएबल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, बट मैं इजी तरीका बताता हूं तुम्हें एक्सप्रेशन निकाला कैसे जाता है। अब देखो क्या होता है, अगर मैं ये पूछता हूं कौन बड़ा है 73 या 57, कौन बड़ा है 73, कैसे बताया। अब ये चीज जब मैं पूछूंगा ना कैसे बताया तो दिमाग चकरा जाएगा, ये लगेगा अरे यार ये तो होता ही है, इसमें क्या पूछने वाली बात है, तो ऑब्वियस है कि 73 57 के बाद आता है। अगर मैं यहाँ एक चीज पॉइंट आउट करता हूं तो तुम्हें लगेगा कि हाँ हमने ऐसा ही सोचा था। तो हमने क्या सोचा था, सबसे पहले पहला नंबर देखा, जब पहला नंबर ही बड़ा हो गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला नंबर ही बड़ा होगा। अब मुझे बताओ इनमें कौन बड़ा है, अब इनमें कौन बड़ा है, 55 बड़ा है। कैसे, पहला नंबर तो बराबर था, जब पहला नंबर बराबर था तो अगला देखा, सेकंड नंबर किसका बड़ा था, फर्स्ट वाले का, तो वो क्या हो गया ग्रेटर। यानी सबसे पहले कौन सी डिजिट को कंपेयर करो, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को, अगर वो बड़ी हो गई तो नंबर बड़ा ही होगा। अगर वो बराबर है तब अगली डिजिट को कंपेयर करो। इसी तरह से अगर 10 डिजिट दे दो तो पहले 10th को कंपेयर करो, वो बराबर होगी तो 9th को करो, 9th बराबर होगी तो 8th को करो, 8th बराबर होगी तो 7th को करो। इस तरह से कभी भी दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं जब तक एक डिजिट दूसरी से बड़ी ना मिल जाए या छोटी ना मिल जाए। मतलब तो एक ही है ना, कोई एक नंबर अनइक्वल ना हो जाए। कहने का मतलब जब तक डिजिट्स को कंपेयर करते जाओ जब तक एक ना एक डिजिट अनइक्वल आ जाए। अगर मैं कहूं दो नंबर कब बराबर होते हैं, दो नंबर बराबर तब होते हैं जब उनकी सभी डिजिट्स क्या हो जाएं, सेम। अगर सभी डिजिट इक्वल हैं तभी दो नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। तो देखो इक्वालिटी का क्या फंडा होगा, इक्वालिटी का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब मैंने क्या बोला कि दोनों दोनों बिट्स बराबर होने चाहिए, यानी a1 और b1 बराबर हो और a0 और b0 भी बराबर हो। तो देखो क्या बोलोगे, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। बराबरी किससे चेक होती है, x0 से, और दोनों ही चीजें होनी चाहिए तो क्या लगा दोगे बीच में एंड। जब मैंने क्या बताया था एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है, जब दोनों कंडीशन साथ में ट्रू होती है तो उसे बोलते हैं एंड। दोनों में से एक भी ट्रू होने से काम चल जाए तो क्या बोलोगे और। इसीलिए मैंने दोनों के बीच में क्या प्लेस किया एंड। ये बात समझ आई। मैंने सिर्फ ये बोला a1 b1 के बराबर हो, a0 b0 के बराबर हो, तभी दोनों नंबर क्या होंगे इक्वल। बच गए के मैप से। अब आ जाओ लेस देन पे। मैंने क्या बोला, अगर MSB छोटी हो गई तो नंबर बाय डिफॉल्ट छोटा है। कहने का मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं 01 इज लेस देन 10, इसकी MSB छोटी है तो अगली डिजिट देखो ही मत। MSB अगर छोटी हो गई तो नंबर गारंटीड छोटा होगा। अभी हमने लेस देन 1 बिट के लिए क्या लिखा था, 1 बिट वाले एक्सप्रेशन चेक करो जरा, लेस देन क्या था
ए बार बी था, इक्वल था ए एक्स नॉर बी और ग्रेटर था ए बी बार। कहने का मतलब अगर a1 b1 से छोटा है तो बाय डिफॉल्ट a b से छोटा ही होगा। पहली डिजिट अगर छोटी हो जाती है तो आगे की डिजिट्स को चेक नहीं करते। पहली डिजिट एक एक बिट ही तो है भाई, एक एक बिट है तो ये एक्सप्रेशन लगा सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, लेस कब हो जाएगा, अगर a1 b1 से छोटा हो गया। ये बात समझ आई। a1 a लेस देन b का मतलब क्या था, a बार b। तो अब मैं किसे कंपेयर कर रहा हूं, पहले a1 और b1 को। अगर a1 b1 से छोटा हो गया तो पूरा नंबर ही छोटा हो गया। बट अगली डिजिट को चेक कब करोगे, अगली डिजिट को चेक तब करोगे जब a1 और b1 बराबर हो। अभी मैंने बताया था डेसिमल का एग्जांपल लेके, अगर पहली डिजिट बराबर होती तो अगली देखते हो बराबर कैसे चेक होगी, a1 x नॉर b1। अगर पहली डिजिट बराबर है तो नंबर छोटा कब होगा, जब अगली डिजिट छोटी हो। अगली डिजिट छोटी कैसे होगी, a नॉट बार b नॉट। इसका मतलब क्या है कि a1 तो b1 के बराबर है बट a नॉट b नॉट से छोटा है। इन दो ही कंडीशन में a जो है b से छोटा हो सकता है। ये बात क्लियर हुई। ऐसे ही ग्रेटर पे आ जाओ, a b से बड़ा कब होगा, जब उसकी MSB बड़ी हो जाए। MSB बड़ी होने का मतलब a b बार। अगली डिजिट को चेक कब करोगे, जब पिछली डिजिट बराबर है। तो क्या लिखोगे, a1 x नॉर b1। अगर a1 b1 बराबर है तो a b से बड़ा कब होगा, जब a नॉट b नॉट से बड़ा हो जाए। जब अगली डिजिट बड़ी होगी तभी वो नंबर बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब प्रेसिडेंस में चलो, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, MSB की। MSB कंपेयर कर लिया, बड़ी हुई तो ग्रेटर है, छोटी हुई लेसर है, बराबर हुई तो अगली को चेक करेंगे। और इक्वालिटी सिर्फ कब हो सकती है, जब सभी बिट्स क्या हो जाएं, इक्वल। ये क्लियर है। एक्सप्रेशन कैसे लिखना डायरेक्टली, तो इससे हम लोग के मैप को अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि आंसर या एक्सप्रेशन क्या होगा। अब ऐसे आ जाओ 3 बिट पे। अब मुझे जो है ना 3 बिट की ट्रुथ टेबल नहीं चाहिए, मुझे 3 बिट के अंदर डायरेक्टली एक्सप्रेशन चाहिए। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, कि क्या ऐसा एक्सप्रेशन तुम लिख पाते हो। मुझे मिन टर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे मैक्स टर्म से कोई मतलब नहीं है, के मैप से कोई मतलब नहीं है, मुझे कंपैरेटर का सीधा सीधा एक्सप्रेशन जानना है। तो पहले आ जाओ इक्वालिटी पे। इक्वालिटी के लिए फिर क्या कंडीशन होगी, सारी बिट्स आपस में इक्वल हो, यानी a2 x नॉर b2 डॉट a1 x नॉर b1 डॉट a नॉट x नॉर b नॉट। ये बात क्लियर है। जब a2 b2 के बराबर हो, a1 b1 के और a नॉट b नॉट के, तब दो नंबर इक्वल होंगे। अब आ जाओ लेस देन। लेस देन में पहले MSB चेक कर लो। अगर MSB छोटी हो गई तो नंबर छोटा ही होगा। MSB छोटी कब होगी, a2 बार b2। इसका मतलब क्या हुआ, a2 इज लेस देन b2। अब a1 कब चेक होगा, a1 तब चेक होगा जब a2 b2 बराबर आ जाए। तो a2 b2 बराबर कब होंगे, a2 x नॉट b2, इसके बाद क्या देखोगे, a1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a2 और b2 तो बराबर थे, लेकिन a1 था b1 से छोटा। a नॉट कब चेक होगा, a नॉट तब चेक होगा जब a2 b2 बराबर हो जाए और a1 b1 भी बराबर हो जाए, तब तीसरी डिजिट को चेक करोगे। तो तीसरी डिजिट को कब चेक करोगे, जब a2 और b2 सेम है, a1 और b1 भी सेम है, तब तीसरी डिजिट चेक होगी a नॉट बार b1। इसका मतलब क्या हुआ, a2 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू b1 एंड a नॉट लेस देन b1। सेम वे में ग्रेटर देन का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे,
या तो A2 B2 से बड़ा हो जाए, या A2 अगर B2 के बराबर है तो A1 B1 से बड़ा हो जाए, या अगर A2 B2 बराबर है और A1 B1 भी बराबर है तब A0 B0 से बड़ा हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन का एक्सप्रेशन। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इसके बाद देखो कई बार क्वेश्चन गेट में कैसा पूछ सकता है, अगर एनएटी पूछता है, मैं ये पूछ सकता हूं, मान लो 2 3 बिट के नंबर को कंपेयर कर रहा हूं, अब मुझे बताओ कितने केसेस बनेंगे जहां ए बी के बड़ा हो, ए बी के बराबर हो, या ए बी से छोटा हो। ऐसा केस बन सकता है? तो 1 बाय 1 चलते हैं। देखो 1 बिट में इक्वालिटी वाले केसेस कितने बने थे? एक तो 0 और 0, एक 1 और 1, 2 केस। लेस देन वाला कौन सा था? जब a 0 था b 1 था, तो एक केस। और ग्रेटर वाला केस कौन सा था? जहां a 0 था या a 1 था और जहां b 0 था। कहने का मतलब एसेंशियली मिन टर्म्स ही है। इक्वालिटी में कितनी मिन टर्म्स आई थी? 2, ab और a बार b बार, जिसको मैंने लिखा था सिग्मा m 03। लेस देन में आई थी मिन टर्म फर्स्ट और ग्रेटर में आई थी मिन टर्म सेकंड। तो मैं ये पूछ रहा हूं कितने केसेस होते हैं जहां a b से छोटा है 1, कितने केसेस में बड़ा होता है 1, और बराबर कितने केसेस में होता है 2। ऐसे 2 बिट में बताओ, 2 बिट में 16 कॉम्बिनेशन बने थे ना, आई मैंने लिखा भी था। इक्वालिटी कितने में थी? इक्वालिटी आई थी 4 में। कैसे? 0 0 है दोनों नंबर, या दोनों नंबर 0 1 है, या दोनों नंबर 1 0 है, या दोनों नंबर 1 1 है। ऐसे 4 केस बनेंगे। लेस देन कितने में आया था? 6 में। और ग्रेटर देन कितने में आया था? 6 में। अब इसका मतलब 3 बिट में आ जाओ। 3 बिट में कितने केसेस में बराबर बन सकता है? 3 बिट में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वैसे 3 बिट इधर इसकी है, 3 बिट इसकी है, तो टोटल बिट कितनी है? 6। कितने कॉम्बिनेशन बने 6 बिट के? 2 की पावर 6 यानी 64। अब बराबर कितनों में आएगा? बराबर आएगा जब दोनों 0 0 0 हो जाए, दोनों 0 0 1 हो जाए, दोनों 0 1 0 हो जाए, यानी ऐसे कितने केस? 8 केस। कौन से? 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। बट जब दोनों नंबर आइडेंटिकल होंगे तभी दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो 3 बिट में इक्वालिटी कितने पे आती है? 8 पे। अब 64 में से 8 केसेस इक्वल हैं, तो कितने केस बचे? 56। 56 में से 28 में लेस होगा और 28 में ग्रेटर होगा। तो देखो कैसे याद रखोगे, इक्वालिटी हमेशा होगी 2 की पावर n, n इज नंबर ऑफ बिट्स इन ईच नंबर। ठीक है। लेसर और ग्रेटर वाले इक्वल होते हैं। अगर n बिट a में है, n बिट b में है, तो टोटल कितनी बिट है? n a में है, n b में है, कितनी बिट है टोटल? 2n। जैसे मैंने बोला 3 बिट a में, 3 बिट b में, तो टोटल कितनी बिट थी? 6। अब ऐसे n बिट a में, n बिट b में कितनी बिट हुई? 2n। तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 2n। ठीक है, 2 की पावर 2n बने। उसमें से इक्वालिटी में कितने चले गए? इक्वालिटी में चले गए 2 की पावर n। इतने केस निकल गए इक्वालिटी में। तो ये बचे हुए केस हो गए, बचे हुए में से आधे लेस के हैं और आधे ग्रेटर के हैं, तो डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मत रट के जाना, छोटा सा दिमाग लगाओ। जितने बिट का नंबर है तो 2 की पावर दैट नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ केसेस ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए ना। और टोटल केसेस में से उतना सब्ट्रैक्ट कर लो। वो केस किस में जाएंगे? इनइक्वालिटी में, जहां a और b बराबर ना हो। उसके आधे केस में a b से छोटा होगा और बाकी आधे केस में b a से छोटा होगा। यानी आधे केस में a लेस देन b, आधे में a ग्रेटर देन b। फिर से बताता हूं, टोटल केसेस निकालो, टोटल नंबर ऑफ बिट्स निकाल के 2 की पावर में रेज कर दो। ये टोटल केस है। हर नंबर की बिट को 2 की पावर में रेज कर दो, इतने केस इक्वालिटी के बनते हैं।
टोटल माइनस इक्वालिटी इज इक्वल टू इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी में दो पॉसिबिलिटी है, ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी, तो दोनों के केसेस आधे आधे हो जाएंगे, इसलिए लास्ट में किससे डिवाइड किया हुआ है, 2 से। तो ये होता है हमारा केस कंपैरेटर का, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ये क्लियर है लॉजिक? अब एक चीज सोच के देखो यार कि बचपन में हम लोग ये चीज पढ़ते थे कि कौन सा नंबर बड़ा छोटा है, अब तब से हमने ये चीज को दिमाग में इतना बिठा लिया, हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हम लोग बड़ा छोटा नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, देख के समझ आता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, जबकि प्रैक्टिकली जाते तो ऐसे ही हो ना, पहली डिजिट कंपेयर करो, पहली बराबर है तो अगली करो, अगली बराबर है तो और अगली करो। ऐसा करने से अगर हमें लॉजिक क्लियर होता तो हम बाइनरी का एक्सप्रेशन सीधे सीधे लिख सकते थे। याद करो शुरुआत के कुछ लेक्चरों में मैंने एक चीज बोली थी, अगर डेसिमल में हर प्रोसेस तुम्हें करना आता है, छोटे बच्चों की तरह हर चीज करनी आती है कि बिल्कुल जीरो से कैसे करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने दिखाया तो मैंने बताया एक एक मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये बात अगर याद है तो तुम बाइनरी का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ऑक्टल का भी कर सकते हो, हेक्साडेसिमल का भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ये चीजें हम लोग ओवर टाइम भूल जाते हैं, खासकर जब कैलकुलेटर हमारी जिंदगी में आता है। तो कैलकुलेटर आने से क्या होता है, हम ये चीज भूल जाते हैं हम कैसे किया करते थे, और जब ये भूल जाते हैं तो फिर हमें क्या लगता है कि इसको बाइनरी में कैसे करें, कि हाय बाइनरी में तो बड़ा डिफिकल्ट सर्किट हो गया, बहुत डिफिकल्ट एक्सप्रेशन हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें डेसिमल वाला लॉजिक याद है तो लॉजिक हर नंबर सिस्टम में चल सकता है, सेम एज इट इज उसी लॉजिक का यूज करते जाओ, सर्किट बनाते जाओ, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगले सर्किट पे आते हैं, अगली कैटेगरी है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। अब देखो मैंने कैसे बताया था बाइनरी से ग्रे कोड जाने का, मैंने बाइनरी कोड्स वाले टॉपिक के अंदर बताया था लेक्चर के अंदर। जैसे 4 बिट का एक बाइनरी नंबर है, इससे मुझे ग्रे कोड में जाना है, तो मैंने बताया था कि क्या करते हैं, एमएसबी एज इट इज आ जाती है, तो B3 तो एज इट इज किस में चला गया, G3 में। लेकिन अगली बिट कैसे निकालते थे, अगली बिट आती थी एक्सओर से। किस किस का एक्सओर लिया जाता था, बाइनरी की पहली बिट यानी एमएसबी और बाइनरी की अगली बिट यानी B2, इससे क्या मिलता था, G2। फिर और अगला कैसे निकालते थे, बाइनरी के अगले दो नंबर्स का एक्सओर लेके, तो B2 चला गया, किसके साथ गया, B1 के, ठीक है। और लास्ट वाला कैसे निकालते थे, G0 B1 चला जाता था और दूसरा इनपुट हो जाता था B। याद करो देखो मैंने एग्जांपल से बताया था, मान लो 1011 इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो 1 तो एज इट इज आ जाता था, फिर मैंने बोला था 1 और 0 का एक्सओर करना, 1 और 0 का एक्सओर 1, 0 और 1 का एक्सओर 1, 1 और 1 का एक्सओर 0, ठीक है। तो यही सेम सर्किट मैंने बना दिया कि एमएसबी वाली बिट एज इट इज चली गई और बाकी की बिट्स अगली बिट के साथ एक्सओर होकर के जाती हैं। अब देखो मैंने ग्रे कोड में कैसे बताया था, ग्रे से बाइनरी कैसे जाते हैं, ग्रे से बाइनरी ऐसे बताया था, एमएसबी एज इट इज आती है। अब ये जो बिट जनरेट हुई है इसका अगली बाइनरी के साथ जोर होता है, 1 1 का जोर 0, 0 1 का जोर 1, 1 0 का जोर 1, आ गया सेम नंबर। यानी अब की बार अगर ग्रे से बाइनरी जाना है तो रिजल्ट जो आया है उसका एक्सओर होगा अगले नंबर से। देखो कैसे होता है, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर। तो अब की बार इनपुट क्या रहेगा, इनपुट रहेगा 4 बिट का ग्रे कोड का नंबर G3 G2 G1 G0 और आउटपुट रहेगा बाइनरी नंबर B3 B2 B1 B0। अब क्या करना है इसमें भी देखो, MSB एज इट इज आएगी, तो जो G3 है
वो सीधा सीधा किस में चला गया, B3 में। अब लेकिन अगली बिट XOR से आएगी। XOR किसका करना है, जो आउटपुट आया है और अगले इनपुट का, तो जो आउटपुट आया है और अगले इनपुट का, तो यहां से क्या मिल गया B2। फिर अगली बार XOR किसका करना है, फिर से जो आउटपुट आया है और अगले इनपुट का, यानी अगला इनपुट G1, इसका फिर से XOR किया। फिर किसका XOR करना है, फिर से जो आउटपुट आया और अगला इनपुट क्या है G0 और आउटपुट क्या मिला था B1। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, बाइनरी कोड। अब देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत बार क्या होता है, ऐसा एक सर्किट गेट में वो क्वेश्चन में दे देगा। अब वो ये पूछेगा व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस सर्किट, और ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन गिवन होंगे 9's कॉम्प्लीमेंट, 10's कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी टू ग्रे कोड टू बाइनरी। ऐसे ऑप्शन अगर देता है तो तब तुम्हें जज करना पड़ता है कौन सा सर्किट है। अब ये जज कैसे किया जाता है, कभी भी ऐसा मत करना कि सर्किट रट के जा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल मेथड पता होना चाहिए, ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे, ये मेथड पता होना चाहिए, वो सर्किट मत याद करो। तो तुम क्या करोगे, कभी अगर ये पूछे कि क्या काम करता है सर्किट, तो उसमें इनपुट लगा के देखो, इनपुट लगा के देखो आउटपुट क्या आता है, सर्किट में लगाओगे इनपुट, ठीक है, इनपुट सर्किट में लगाया और आउटपुट निकाल के देखोगे, फिर ऑप्शन वेरीफाई करोगे। जैसे एक एग्जांपल लो, मैंने इनपुट लगा दिया सपोज यही 1011 सर्किट में, आउटपुट निकाला। अब मैं देखूंगा क्या आउटपुट इनपुट का 10's कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है तो पहला ऑप्शन गया। क्या आउटपुट इनपुट का 9's कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी गया। क्या आउटपुट इनपुट से बाइनरी टू ग्रे से आता है या ग्रे टू बाइनरी से, इस तरह से मैं सारे ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकता हूं। तो क्या स्टेप फॉलो करोगे, अप्लाई अ रैंडम इनपुट टू द सर्किट, चाहे तो स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई फंक्शनैलिटी ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ऐसे लिखो स्टेप्स टू आइडेंटिफाई फंक्शनैलिटी ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। पहला, अप्लाई अ रैंडम इनपुट टू द कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। स्टेप 2, डिटरमाइन द आउटपुट फॉर दैट पर्टिकुलर इनपुट, नेक्स्ट पॉइंट। स्टेप 3, calculate the output for that input based on the options given. Step 4, match the output of the circuit with that of the option। इस तरह से कोई भी फंक्शनैलिटी डिराइव कर सकते हो, बट उसके लिए प्रोसेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी कैसे जाते हो। अब देखो ऐसे ही जब बाइनरी कोड पढ़ रहे थे तो मैंने एक पैरिटी कोड के बारे में बताया था कि पैरिटी बिट एक और भेजी जाती है इनपुट के साथ, जिससे कि एरर पता लगाया जा सके, इसीलिए मैंने उसे बोला था एरर डिटेक्शन कोड, है ना। ऐसी हमारी बात हुई थी भाई, मैंने बोला था पैरिटी क्या होती है, पैरिटी ये बताती है इनपुट में कितने नंबर ऑफ वंस है। अगर इवन पैरिटी है तो क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ वंस, ऑड पैरिटी है तो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वंस। तो नेक्स्ट ये लिखो, पैरिटी जनरेटर एंड चेकर, पैरिटी जनरेटर एंड चेकर। तो पहले पैरिटी जनरेटर की बात करते हैं। मैंने बोला था पैरिटी जनरेटर ट्रांसमीटर पे लगती है,
जो पैरिटी बिट बना करके रिसीवर तक भेजेगी, फिर रिसीवर डेटा को चेक करेगा तो वहां क्या लगेगा, पैरिटी चेकर, और उस डेटा को चेक करके ये पता लगाएगा कि डेटा सही आया है या गलत। तो देखो पैरिटी जनरेटर में दो पॉसिबिलिटी है, ऑड पैरिटी जनरेटर। अब मान लो 4 बिट का डेटा है तो 4 बिट तो भेजनी पड़ेंगी, साथ साथ 5वीं बिट भेजोगे, कौन सी, पैरिटी। और पैरिटी जनरेटर का मतलब होता है पैरिटी ऑफ डेटा प्लस पैरिटी बिट। डेटा के साथ साथ पैरिटी बिट मिलाकर के जो पैरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ऑड। ठीक है, ऑड पैरिटी जनरेटर का ये मतलब है कि जो डेटा प्लस पैरिटी बिट में टोटल नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड। अब ऑड पैरिटी जनरेटर कैसे बनाओगे, देखो ये सपोज 4 बिट है जो डेटा बिट्स है, ये तो आगे जाएंगी, बट इनकी मदद से मुझे और क्या बनाना है, एक पैरिटी बिट बनानी है। अब नंबर ऑफ वंस काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या कर लिया जाए, ये एक काम करता हूं, नंबर ऑफ वंस काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या कर लो, एक्सओर ले लो। एक्सओर मैंने बताया था 1 कब देता है, जब मल्टीपल इनपुट का एक्सओर किया जाए, वो 1 तब देता है जब ऑड नंबर ऑफ वंस लगाए जाए। ठीक है, जब इनपुट पे ऑड नंबर ऑफ वंस आते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 1। तो मैं सारे इनपुट्स का 4 बिट का जो इनपुट ले रहे हो उन चारों बिट का क्या ले रहा हूं, एक्सओर। अब यहां पे देखो आउटपुट जो आएगा ये डी नॉट हो गया। अब यहां जो आउटपुट आएगा, आउटपुट इक्वल टू 1 इफ नंबर ऑफ वंस आर ऑड। ठीक है, अब देखो जो आगे भेजोगे वो डेटा वाली बिट्स भी तो जाएंगी, तो ये D2 गया, ये D1 गया, और ये गया अपना D0। ये गई चारों बिट आगे, और साथ साथ 5वीं बिट कौन सी जाएगी, 5वीं बिट जाएगी पैरिटी बिट। ठीक है, लेकिन अब देखो एक्सओर गेट आउटपुट 1 कब दे रहा है, जब नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है। अब देखो यहां अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है और मुझे क्या बनाना है, ऑड पैरिटी जनरेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ वंस डेटा प्लस पैरिटी मिलाकर के क्या होने चाहिए, ऑड। अगर ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ वंस है तो मुझे बताओ पैरिटी बिट क्या होगी। कहने का मतलब अगर देखो इनपुट ये है तो मुझे बताओ पैरिटी क्या होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए 0, ताकि पांचों में मिला के कितने वंस रहे, ऑड। 3 वन आ रहे हैं ना, ऐसे ही देखो अगर इवन नंबर ऑफ वंस होते टोटल कितने होने चाहिए, ऑड, तो पैरिटी बिट क्या हो जाती, 1, ताकि मिला के अब भी कितने वंस हैं, 3 है, जो कि है ऑड। समझ आया, ऑड पैरिटी जनरेटर क्या करता है, ऑड पैरिटी जनरेटर क्या करता है, अगर इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो एक 1 और दे देगा ताकि टोटल क्या हो जाए, ऑड। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो क्या दे देगा, 0 दे देगा ताकि टोटल क्या रहे, ऑड। अब यहां आओ, यहां आउटपुट 1 कब आ रहा है, जब नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड। मैंने बोला अगर नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी ऑड है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। तो यहां पे क्या लगा दो, एक इन्वर्टर।
ये आ गई पांचवी बिट पैरिटी बिट। ये बात समझ आई। ऑड पैरिटी जनरेटर में क्या हुआ कि हमने यहाँ इन्वर्टर लगा दिया, जिससे कि क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ वंस इनपुट पे ऑड आ रहे थे तो पैरिटी बिट हमारी 0 आ गई, जिससे टोटल नंबर ऑफ वंस क्या रह गए, ऑड रह गए। अगर इवन आ रहे होते तो क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, ऑड हो जाए। अब ऐसे ही सोचो, अगर अगला सर्किट होता, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, दोबारा सर्किट नहीं बनाऊंगा, तुम लोग दोबारा ड्रॉ कर सकते हो कॉपी में अलग से, पहले ही सर्किट ड्रॉ करके। इवन पैरिटी जनरेटर ये क्या कहता, ये कहता भाई पैरिटी ऑफ डेटा प्लस पैरिटी बिट मस्ट बी इवन, ये बोलता इवन आना चाहिए। इसका मतलब देखो, अगर 1011 होता तो कितने वंस आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं ना, तो पैरिटी बिट क्या कोशिश करती कि नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, इवन। तो अब टोटल कितने हो गए, काउंट करो जरा, 4 हो गए। 4 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। ऐसी अगला सेम इनपुट ले लो, 0 1 1 0। अब कितने थे, 2 थे, इवन थे, तो पैरिटी बिट 0 देगी, ताकि फाइनली भी कितने रहे, 2 रह गए, जो कि है इवन। यानी देखो, और इवन पैरिटी जनरेटर का जो आउटपुट है वो ऑड पैरिटी वाले से उल्टा आ रहा है। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो 1 आ रहा है, ताकि टोटल क्या हो जाए, इवन। अगर इवन आ रहे हैं तो 0 आ रहा है, ताकि टोटल फिर भी क्या रहे, इवन। यानी अगर यहां से आउटपुट ले लेते तो ये किसका आउटपुट हो जाता, इवन पैरिटी जनरेटर का, और ये किसका हो गया, ऑड पैरिटी जनरेटर का। यानी ऑड पैरिटी जनरेटर और इवन पैरिटी जनरेटर में फर्क क्या है, सिर्फ एक इन्वर्टर का फर्क है। ये बात समझ आ गई, क्लियर है। अब देखो, जब पैरिटी चेकर की बात करोगे, पैरिटी चेकर कहां लगेगा, रिसीवर पे। रिसीवर पे 4 बिट नहीं जा रही, रिसीवर पे 5 बिट जा रही है, 4 तो डेटा वाली और एक पैरिटी वाली। तो देखो, रिसीवर क्या करता है, जब उसके पास 5 बिट आती है तो पांचों का एक्सओर करता है। अब मैं बात कर रहा हूं पैरिटी चेकर की। अब पैरिटी चेकर में क्या करता है रिसीवर, जो पांचों बिट आ रही है ना, उनका एक्सओर करता चला जाएगा, क्योंकि एक्सओर आउटपुट 1 कब देता है, व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ वंस। ये दूसरी और तीसरी बिट, मतलब 3 बिट का एक्सओर कर चुके हम, ये D1 हो गया। चौथे बिट आ गई D0, D0 का भी इनके साथ एक्सओर कर लो। लेकिन रिसीवर के पास 4 नहीं बल्कि 5 बिट है। पांचवी बिट कौन सी है रिसीवर के पास, पांचवी बिट है रिसीवर के पास पैरिटी बिट। ये हो गया आउटपुट। अब देखो, ये जो आउटपुट है ये 1 कब आएगा, 1 if total number of ones including parity bit are odd। ठीक है, यहां आउटपुट 1 तब आता। अब एक चीज देखो, अगर ऑड पैरिटी चेकर है, ऑड पैरिटी चेकर क्या चेक करता है कि टोटल नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड पैरिटी चेकर। ऑड पैरिटी चेकर कहेगा कि पांचों में मिला के, यानी डेटा प्लस पैरिटी बिट में मिला के कितने वंस होने चाहिए, ऑड। और ऑड वंस पे यहां आउटपुट क्या आ जाता है, 1। तो मैं ऑड पैरिटी चेकर में बोलूंगा अगर आउटपुट 1 आया तो कोई एरर नहीं है, यानी सही है ना। आउटपुट 1 आ रहा है तो कितने वंस होने चाहिए, और ये चेक भी क्या कर रहा है, ऑड पैरिटी। यानी ऑड पैरिटी चेकर तब लगेगा जब ट्रांसमीटर पे क्या हो, ऑड पैरिटी जनरेटर।
ऑड पैरिटी जनरेटर ने कितने 1 बना के दिए, ऑड, और रिसीवर पे भी मिले ऑड, तो चेकर क्या कहेगा, सही है भाई, ऑड आने थे, ऑड ही आए हैं, यानी एकदम सही डेटा रिसीव हुआ है। यानी आउटपुट अगर 1 आ गया तो पता लगा ऑड नंबर ऑफ 1s आए थे और ऑड ही भेजे गए थे, तो कोई गलती नहीं है। आउटपुट अगर 0 आ गया, 0 का क्या मतलब है कि इवन नंबर ऑफ 1s आए, अब ट्रांसमीटर पे से भेजे ऑड थे, इधर कितने पहुंचे, इवन, तो इसका मतलब क्या है, एरर। ऐसे उल्टा सोचो, इवन पैरिटी चेकर अगर होता, अगर एक इवन पैरिटी चेकर होता तो इवन पैरिटी चेकर क्या बोलता, कितने 1s होने चाहिए, इवन, क्योंकि जब इवन पैरिटी चेकर रिसीवर पे लगा है तो ट्रांसमीटर पे भी क्या लगा होगा, इवन पैरिटी जनरेटर। तो इवन पैरिटी चेकर ये कहेगा टोटल नंबर ऑफ 1s इवन आने चाहिए, तो अगर ऑड आ गए तो उसके हिसाब से क्या है, गलत है। और ऑड का पता कैसे लगता है, अगर आउटपुट 1 आ जाए, आउटपुट 1 का मतलब है कितने 1s हैं, ऑड, और ऑड इवन पैरिटी चेकर के हिसाब से गलत है, तो आउटपुट 1 आया तो क्या हो जाएगा, एरर, और आउटपुट 0 आया माने इवन नंबर ऑफ 1s थे और वो सही है। यानी देखो सर्किट सेम रखो बट एरर और नो एरर इसकी कंडीशन बदल जाएगी। यहां 1 बताता है कोई एरर नहीं है और यहां 0 बताता है कि कोई एरर नहीं है। बट अगर सर्किट सेम रखते हो तो कंडीशन क्या होगी, रिवर्स। अगर कंडीशन सेम रखनी है तो सर्किट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तब क्या लगाओगे आगे, इन्वर्टर। बात समझ आ रही है? ये कह रहा है 1 वाला सही है, आउटपुट अगर 1 आया तो ये कह रहा है सही है। इवन वाला क्या कह रहा है, 0 आया तो सही है। बट मैं अगर ये चाहूं कि 1 पे ही सही होना चाहिए, तो ये तो 1 पे सही बता रहा है लेकिन ये 0 पे सही बता रहा है, तो आगे क्या लगाओगे, इन्वर्टर। यानी तब दोनों का सर्किट सेम नहीं होगा, इवन पैरिटी चेकर में क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर। ये बात क्लियर हुई? तो पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर बनते एक्सओर से हैं, बट पैरिटी जनरेटर में सिर्फ डेटा बिट का एक्सओर होता है और बाहर क्या मिलती है, पैरिटी बिट, वो डेटा के साथ आगे चली जाती है। पैरिटी चेकर में पांचों बिट का एक्सओर होगा, डेटा का भी और पैरिटी बिट का भी, और उसके आउटपुट की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होगा कि आउटपुट सही है या गलत है। ठीक है? इवन पैरिटी चेकर कब कहेगा कि एरर है, अगर ऑड नंबर ऑफ 1s आ जाए। ऑड पैरिटी चेकर कहेगा एरर है अगर इवन नंबर ऑफ 1s आ जाए। तो पैरिटी जनरेटर और चेकर का ना फंक्शन याद रखो। ऑड पैरिटी जनरेटर क्या करता है कि टोटल नंबर ऑफ 1s डेटा प्लस पैरिटी क्या आने चाहिए, 1। इवन पैरिटी जनरेटर क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ 1s डेटा प्लस पैरिटी आने चाहिए इवन। इस हिसाब से उसका आउटपुट डिसाइड होता है। तो अगर ये लॉजिक तुम्हें याद है तो तुम आउटपुट कभी भी बता सकते हो और कभी भी सर्किट को वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि अब हम लॉजिक गेट पढ़ चुके हैं तो मैंने ये सर्किट ड्रॉ करके दिखा दिया। पहले मैंने तुम्हें सिर्फ लॉजिक बताया था, मैंने उसका सर्किट ड्रॉ करना नहीं बताया था। क्लियर है? तो इसी तरह से कोड कन्वर्टर का भी हम सर्किट क्यों बताया, क्योंकि अब हमें लॉजिक गेट्स की इंफॉर्मेशन है। तो ये कुछ मिसलेनियस सर्किट थे जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है एज सच, अलग-अलग सर्किट्स हैं। अब आगे हम जो बात करेंगे स्पेसिफिक सर्किट्स की बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर और कौन-कौन से सर्किट की बात करने वाले हैं, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, और इन सभी का मैं तुम्हें प्रैक्टिकल फंक्शन भी बताऊंगा कि क्यों इसका यूज किया जा रहा है और क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है? लेकिन जो छोटे-छोटे सर्किट होते हैं उनका तुम फंक्शनैलिटी समझो, बट सर्किट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले जो भी अरिथमेटिक सर्किट और ये मिसलेनियस सर्किट पढ़े इनका प्रैक्टिस आप कवर करो। प्रैक्टिस एक बार अच्छी से हो जाएगा तभी डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, इन सब की बात करने में आपको फायदा मिलेगा और नॉलेज भी इंप्रूव होगी। बट पहले एडर, सबट्रैक्टर और प्रोपगेशन डिले, इस कांसेप्ट पे बहुत अच्छा कमांड होना जरूरी है। ठीक है? तो आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।